कोई अगर स्टेट फंक्शन है तो यहाँ से अगर a टू b मैं बात करूँ, ये PV कर्व है, अगर मुझे a टू b जाना है, यहाँ पे मेरे पास 3 रास्ते हैं 3 2 1, ठीक है। अगर मैं तीसरे रास्ते से जाऊँ तब भी मेरा वैल्यू सेम आ रहा है, दूसरे से जाऊँ तब भी सेम है, पहले से जाऊँ तब भी सेम है। तो अगर मैं a टू b किसी भी रास्ते से जाऊँगा वहाँ पर जो चेंज वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, तो वो क्या है मेरे पास स्टेट फंक्शन है, मतलब ऐसे फंक्शंस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट अचीवर्स। आज हम जेईई एडवांस 2024 में जो पेपर 1 आया था उसके केमिस्ट्री का डिस्कशन लेकर आए हैं। द बेसिक पर्पस बिहाइंड दिस डिस्कशन इज नॉट टू जस्ट गिव यू द आंसर्स बट टू गिव अ पर्सपेक्टिव हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आया है, हमें कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमें सोचना है कि वो क्वेश्चन कहाँ से इंस्पायर्ड है और कैसे हम डायरेक्टली एग्जैक्ट करेक्ट फॉर्मूला लगाएं ताकि हमारा आंसर जल्दी से आ जाए। ये पर्पस है इस वीडियो का, ठीक है। क्योंकि इस समय आंसर्स तो आ ही गए होंगे, तो इस समय हमारा जो पर्पस है क्वेश्चंस को देखकर हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये पर्पस है इस वीडियो का। हम जेईई एडवांस 2024 के पेपर 1 का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Closed vessel contains 10 gram of an ideal gas X at 300 Kelvin which exists 2 atmospheric pressure at the same time, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आया है गैसेस स्टेट का क्वेश्चन है। यहाँ पर बेसिकली पूछा क्या है, VRMS का रेशियो पूछा है। VRMS होता क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है। VRMS इक्वल्स टू √3RT/m, 3RT/m। यहाँ पर जो m है वो क्या है? मोलर मास। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे मोलर मास नहीं गिवन है और वही मुझे कैलकुलेट करना है मोलर मास का रेशियो क्या है, उसी के हिसाब से मेरा क्या रेशियो आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या बोल रहा है, वेसल यहाँ पर है, यहाँ पर 10 ग्राम ऑफ X है और प्रेशर कितना है मेरे पास 2 atm, टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 10 ग्राम X तो प्रेजेंट था प्लस 80 ग्राम ऑफ Y और ऐड कर दिया, ठीक है। प्रेशर अब कितना हो गया 6 atm, क्योंकि प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल्स के, टेम्परेचर जब कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या है 300 केल्विन, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रेशर 2 इंटू वॉल्यूम तो सेम है, इक्वल्स टू मोल्स क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ x गैस मोल्स इंटू R इंटू T। दूसरे इक्वेशन के लिए लगाएंगे अगर हम, तो 6 इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू मोल्स कितना हो जाएगा। अब मेरे पास गैस X और गैस Y दोनों प्रेजेंट है, तो 10/mx प्लस 80/my इंटू RT। ये दो इक्वेशन मुझे मिल गई। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1/3 इक्वल्स टू 10/mx डिवाइडेड बाई 10/mx प्लस 80/my। my क्या है मेरे पास, गैस y का मोलर मास, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 30/mx इक्वल्स टू 10/mx प्लस 80/my, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20/mx इक्वल्स टू 80/my। तो यहाँ से मेरे पास my अपॉन में mx का जो रेशियो आएगा वो आएगा 4/1। ये मेरे पास मोलर मास का रेशियो आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, VRMS का रेशियो निकालना है। तो VRMS ऑफ x इक्वल्स टू √3RT अपॉन में, क्योंकि टेम्परेचर मेरा सेम है, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ x अपॉन में VY इक्वल्स टू क्या है, अपॉन में VY, ये आएगा मेरे पास √3RT अपॉन में मोलर मास ऑफ Y। तो जो मेरे पास फाइनली जो इक्वेशन आ रही है Vx √RMS ऑफ x डिवाइड बाई RMS ऑफ y इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ y डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ x का रेशियो है, जो किसके बराबर है √4/1 इक्वल्स टू 2:1। सो Vx इज टू Vy, दैट इज VRMS ऑफ x इज टू VRMS ऑफ y। जो मेरे पास आया है वो आ रहा है 2:1। ऑलराइट, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन अच्छा सवाल था और हो गया हमसे, ठीक है। दूसरा क्या है,
एट रूम टेम्परेचर डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन इन C2 जनरेटेड नाइट्रस एसिड गिव्स द स्पीशीज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, ये हमारा पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, वहाँ पे जो नाइट्रोजन फैमिली है उसकी केमिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी सवाल है। मुझे पता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, एट द सेम टाइम वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर HNO2 N का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 है। हमें पता है जब वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब वो क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन देता है। तो ये क्या देगा मेरे पास, HNO3 + NO। HNO3 मतलब कि यहाँ पर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहाँ पर है, यहाँ पर +2। ऑलराइट, तो 3 से 2 में गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास, रिडक्शन, और फिर उसके बाद 3 से 5 में गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये मेरे पास आंसर है, लेकिन आंसर में तो कुछ और गिवन है। इसका क्या मतलब है, अगर इसी को मैं एक्वस मीडियम में ले लूँगा, एक्वस मीडियम में वाटर है और HNO3 प्रेजेंट है, जब HNO3 प्रेजेंट है तो वो क्या है, एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो अपना वो H+ डोनेट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ये क्या हो जाएगा, NO3- + H3O+। HNO3 will act as a base and HNO3 will act as acid and water will act as a base। ठीक है, प्लस NO तो मेरे पास है ही है। तो इन द एंड मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो ये 3 चीज़ें आएंगी। तो ये ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें, यस, हमको ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये हम कर चुके हैं। ऑलराइट, among the following options select the option in which each complex is set 1 shows GI and set 2 shows। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कहाँ से है, आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म क्या है मेरे पास, यहाँ पर एक आइसोमेरिज्म जो यूज़ हो रहा है वो GI यूज़ हो रहा है, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे जो बात हो रही है वो सिस ट्रांस की हो रही है। दूसरा क्या है मेरे पास, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक एनायन होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक एनायन होना चाहिए, फिर वो उन दोनों एनायंस का इंटरचेंज होता है, मेरे को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बात करते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन में NiCO4 और ये है PDCl2 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, तो इसमें हम देख रहे हैं NiCO4 ये तो sp3 है, तो ये कोई भी, इसमें चारों ग्रुप सेम है, तो ये कोई भी मेरे को GI शो नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सेकंड की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में कोबाल्ट है मेरे पास और डाईमिथाइल इथाइल अमीन है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है। ठीक है, तो ये किस टाइप का है, ये AB2 AA टाइप का कंपाउंड है। ठीक है, दूसरा क्या है मेरे पास, पैलेडियम Cl, तो क्या बात है, ये दोनों तो मेरे को GI शो कर देंगे क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और ये दोनों GI शो करेंगे। लेकिन नीचे वाले की बात करें, जो ऑप्शन नंबर 2 है, सेट 1 है, जो सेट 2 यहाँ पर गिवन है वो क्या है मेरे पास है, CONH3 होल 6 ये है एंड COCN होल 6। तो मुझे देख रहा हूँ ये कौन से आइसोमर्स हैं, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर का कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्सचेंज हो रहा है इन दोनों कंपाउंड्स में। तो यहाँ पर ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं है, बल्कि क्या है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। तो ये वाला ऑप्शन इस वजह से इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सेट 2 में है वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहे हैं, बट सेट 1 वाले ये GI शो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सेट 2 वाले क्या शो कर रहे हैं मेरे पास, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगर हम सेट 3 ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, सेट 1 जो है, सेट 1 मुझे दिख रहा है डायरेक्टली,
ये किस टाइप का है, ऐसे लिख लेते हैं हम। सेट 1 में जो फर्स्ट है वो है मेटल Ma3 एंड B3 टाइप का है, ऑलराइट। और दूसरा क्या है मेरे पास, Ma8 एंड B2 टाइप का है। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये दूसरा कोऑर्डिनेशन, ये दोनों GI शो कर जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कैसे शो करेगा, फेशियल आइसोमर और मर आइसोमर ये शो करता है, ठीक है, ये GI शो कर जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड वाले में क्या देखो, यहाँ पे NH3 क्लोरीन है, एक एनायन अंदर प्रेजेंट है और बाहर एक सल्फेट प्रेजेंट है। क्या हुआ, यहाँ पर सल्फेट अंदर आ गया और Cl बाहर चला गया, मतलब एक एनायन का कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर वाली वैलेंसीज थी वो बाहर वाला जो मेरे पास एनायन था उससे एक्सचेंज हो गया। तो ये क्या है, मेरे पास आयनाइजेशन आइसोमर्स शो कर रहा है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उससे पहले क्या था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आने से पहले मेरे पास क्या था, बोर एटॉमिक मॉडल था। बोर एटॉमिक मॉडल क्या बोलता था कि देयर विल बी सर्टेनिटी के साथ उन्होंने बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, जिसको उन्होंने डीजेनरेट ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल्स भी बोला था। तो बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें अगर हम, इन्होंने पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लिया था, लेकिन यहाँ पे हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस प्लस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले वो पार्टिकल नहीं है, वो क्या है, सबसे पहले पता चलता है कि दैट इज नॉट पार्टिकल, इंस्टेड इट इज़ अ वेव। सबसे पहला पॉइंट तो ये पता चलता है। एंड सेकेंड पॉइंट कम्स आउट कि उसका एक फिक्स्ड डेफिनेट पाथ नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, मेरे पास जैसे कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π। ऑलराइट, ये कहाँ से आया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बेसिक इक्वेशन यहीं से आई है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की फिक्स पाथ कर दूंगा, अगर उसके इलेक्ट्रॉन के फिक्स पाथ कर दूंगा, मतलब कि उसकी एक फिक्स्ड पोजीशन होगी, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स विल टर्न आउट टू बी 0। इस केस में डेल्टा पी जो आएगा वो मेरे पास इनफाइनाइट आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी तुम्हारे पास फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी में कभी भी अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट नहीं आ सकती है। इस वजह से वहाँ पर डेल्टा एक्स कुछ ना कुछ एक फाइनाइट चीज़ होगी, वो 0 नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोल देता है कि इलेक्ट्रॉन के फिक्स्ड पाथ नहीं है, वहाँ पर कोई ना कोई क्या होगा, अनसर्टेनिटी होगी, वहाँ पर कुछ ना कुछ एरर होगा उसकी पोजीशन बताने में। तो क्या बोलता है ये स्टेटमेंट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा बोल रहा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्फिनाइटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर हम बात करें, ये मेरे पास अगर न्यूक्लियस है, ये 2s ऑर्बिटल है और यहाँ से एक इनफाइनाइट दूरी पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर हम इनफाइनाइट दूरी वाले की बात करें, उसके लिए एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट पे 0 है, ठीक। इसकी एनर्जी क्या है, न्यूक्लियस से इनफाइनाइट दूरी पर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी 0 है। लेकिन जो 2s ऑर्बिटल में है उसकी इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कुछ माइनस में होगी, En इक्वल्स टू -13.6 z²/m², ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में कोई वैल्यू होगी, तो माइनस वाली वैल्यू क्या छोटी है कंपेयर टू 0 वैल्यू। तो यहाँ पर जो 2s वाला है उसकी एनर्जी क्या है, कम है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसका मतलब ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉन जो 2s दूरी पर है, जो 2s ऑर्बिटल में है, that is under the stabilization attraction of the nucleus. That's why its total energy comes out to be negative. But at the same time, the electron present at infinite distance is not under the influence of the nuclear charge या फिर nuclear force. That's why its energy comes out to be 0. That means there is no interaction between the nucleus and the electron present at the infinite distance. ऑल राइट, यहाँ से ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन शेल में है, पास में है, उसको स्टेबलाइजेशन एनर्जी मिल रही है, उस वजह से उसकी एनर्जी माइनस में आती है। जो इन्फिनाइट दूरी पे है उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है न्यूक्लियस का, इस वजह से उसकी एनर्जी क्या आ रही है, मेरी 0 आ रही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं,
According to Bohr model, the most negative energy value of an electron is given by n equals to 1, which corresponds to the most stable orbit. सही बात है, जो इलेक्ट्रॉन जितना पास होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन एनर्जी से उतना ज़्यादा स्टेबलाइज है, उसकी एनर्जी उतनी ही नेगेटिव आएगी। उसी तरीके से इसका बोर मॉडल में हमें एनर्जी भी पता है, En इक्वल्स टू -13.6 Z² अपॉन में n²। ठीक है, n की वैल्यू अगर कम है तो फिर एनर्जी ज़्यादा माइनस में आ रही है। n की वैल्यू जैसे बढ़ रही है तो माइनस में वैल्यू छोटी हो रही है, मतलब कि एनर्जी उसकी बढ़ रही है। ये क्लियर हो गया। According to Bohr model of atom, the magnitude of velocity of electron increases with increase in the value of n. हमें पता है बोर मॉडल ऑफ एटम Vn इक्वल्स टू 2.18 इंटू जेड बाई एन, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन। तो ये n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इंक्रीज नहीं डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n, नहीं, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है विद द वैल्यू ऑफ n। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आगरा, बॉम्बे एंड कैलकाटा, ABC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन विथ O2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ H3O+, दैट इज H+ इन वाटर, गिव्स फिनॉल एंड बाय प्रोडक्ट P, reaction of P with 3 equivalents of Cl2 gives compound Q. Treatment of Q with calcium hydroxide produces a compound R and a calcium salt S. चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ करते हैं। सबसे पहले क्या है मेरे पास, क्यूमीन फिनोल प्रोसेस है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन when reacts with oxygen and second is it is giving H3O+. What it will give, ये मुझे एक फिनॉल देगा प्लस एसीटोन देगा प्लस CH3COCH3। ठीक है, तो ये मेरे पास P है। ठीक है, अब बोल रहे हैं P का 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मुझे क्या मिलता है, Q मिलता है, CH3COCCl3। ये क्या है, अल्फा हैलोजनेशन की रिएक्शन है। 3 इक्विवेलेंट्स मतलब कि 3 क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। P with 3 क्लोरीन gives compound Q. Treatment of Q with calcium hydroxide produces compound R and salt. ठीक है, इसका this is Q, all right, this is Q। इसका रिएक्शन करा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है, वो that will act as a न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस कार्बोनाइल पर अटैक करेगा, जैसे कि CH3COCCl3 है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है, ये इस पर अटैक करेगा, तो ये बनेगा मेरे पास फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, CCl3 माइनस बाहर, तो ये मुझे मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CCl3 माइनस। अब मुझको ये पता है कि ये जो एसिड है और ये कार्बन आयन ये हाईली स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो d ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहा है 3 क्लोरीन के साथ, इस वजह से वो नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल है, उसीलिए वो आयन बाहर आया है। तो यहाँ पे H+ एक्सचेंज आ जाएगा, तो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा कैल्शियम का सॉल्ट मिलेगा, कैल्शियम OCuCH3 होल ट्वाइस प्लस CHCl3। ठीक है, ये मेरे पास R है, ये कैल्शियम सॉल्ट S है। हमें PQRS पता चल गया है। ठीक है, अब रिएक्शंस देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। रिएक्शन ऑफ P विथ R इन द प्रेजेंस ऑफ KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। दिस इज P विथ R इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। क्या है मेरे पास, CH3COCH3, दिस इज P। फर्स्ट क्वेश्चन हम फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं, प्लस CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। अब हाइड्रोक्साइड विल एक्ट एज अ बेस, एक ये अल्फा H है, ये निकाल सकता है, एक ये वाला हाइड्रोजन। यहाँ पे CH2 माइनस लेस स्टेबल बनेगा, लेकिन यहाँ का जो माइनस है वो हाईली स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास
3 d ऑर्बिटल रेजोनेंस है, ठीक है। यहाँ पर 3, ये जो एनायन है वो 3 d ऑर्बिटल रेजोनेंस है, इस वजह से ये हाईली स्टेबल है, तो ये एनायन बनेगा, फिर उसके बाद वो यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास कंपाउंड बनेगा CH3CO माइनस ट्राइक्लोरोकार्बीन एंड देन OH, sorry, here will come CH3, this will be CH3, this will be CCl3, and if we give इसको प्रोटॉन करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे, तो ये बनेगा CH3 COH CH3 एंड CCl3। तो ये क्या ऑप्शन में है देख लेते हैं। हाँ, ये ऑप्शन में है, यही हमारे पास आंसर है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। रिएक्शन ऑफ R विथ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स फॉस्फोजीन, ये भी प्रिपरेशन रिएक्शन है, हमको याद है। R क्या है मेरे पास, R ये है CHCl3, तो ये क्या है, इसका इन द प्रेजेंस ऑफ O2 and HNO दिस विल गिव मी फॉस्फोजीन गैस, CCl डबल बॉन्ड। ये हम एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ते हैं प्रिपरेशन में। तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ठीक है, ये भी करेक्ट है। दूसरी बात क्या है, Q रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH टू प्रोड्यूस दिस कंपाउंड। इसको अगर हम देखेंगे तो CCl3 एक अल्कोहल बन रहा है, एक एसिड बन रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर एक कैनिज़ारो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि NaOH के प्रेजेंस में ये जो कंपाउंड है वो क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन देख के एक में रिडक्शन एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा होगा, आइए देखते हैं। मेरे पास Q क्या है, Q इज़ दिस, तो यहाँ पे अगर सेकेंड की बात करें तो Q है मेरे पास CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3, यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। Q मेरे पास यही है, ठीक है। अब यहाँ पर व्हेन दिस रिएक्ट्स विथ NaOH, तो क्या ये कैनिज़ारो हो जाएगा। कैनिज़ारो तब जाता है जब कार्बोनाइल के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक अल्फा H तो प्रेजेंट है, राइट। तो ये कैनिज़ारो नहीं जाएगा। सबसे पहले बेस क्या करेगा, इसका अल्फा H ले लेगा, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 माइनस बनेगा। फिर ये अपने ही कंपाउंड पर सेल्फ एल्डोल रिएक्शन देगा, CCl3 and this will comes out to be CH3 and this anion will attack here. So in the end what I will get is CCl3 C double bond O CH2 COH. Alright, this will be the product when Q reacts with excess of NaOH instead of the product that is given। वहाँ पर क्या है, उन्होंने कैनिज़ारो कराया है, लेकिन रिएक्शन कौन सी होगी, एल्डोल रिएक्शन होगी। तो मेरे पास जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ इनकरेक्ट। अभी तक हमारा A और B करेक्ट आया है। D की बात करें, S ऑन हीटिंग गिव्स P। S जो मेरे पास कैल्शियम का सॉल्ट बना था, इसको अगर मैं हीट करूँगा तो मेरे पास एसीटोन बनेगा, जो कि एक करेक्ट आंसर है, CH3COCH3। सो दिस इज़ करेक्ट। मेरे पास ऑप्शन नंबर फोर्थ भी करेक्ट आ गया। तो यहाँ पर A, B एंड D विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है, शेयरिंग के बाद हमारे पास लिव्स डॉट स्ट्रक्चर में क्या था, अगर कोई भी बॉन्डिंग हो रही है दैट इज हैपनिंग टू अटेन द ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीशन के लिए रिएक्शंस हो रही है, और जहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है वहाँ पर क्या होगा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, CO2 है मेरे पास, फिर उसके बाद C2H4 है, एंड देन कम्स द HCl। यहाँ पे देखा जाए तो HCl, CO2 एंड C2H4, NO क्या है मेरा एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, तो यहाँ पर तो ऑक्टेट कंप्लीशन होगा नहीं, तो इस वजह से ये में इसमें CO2, मीथेन एंड HCl विल फॉलो। तो ये आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 3 ऑक्टेट रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर ओजोन करेगा, HCl करेगा, NO2 नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है मेरे पास, H2SO4 की बात करें तो S डबल बॉन्ड OH
यहाँ पर टोटल कितने आ रहे हैं, 6 बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ऑक्टेट को ये एक्सीड कर गया है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं जो ऑक्टेट को फॉलो कर रहे हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर BCl3 मुझे पता है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, ना ये कर रहा है, ना ये कर रहा है, ना ये कर रहा है, तो ये भी आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट में देखते हैं, मेरा CO2 करता है, O3 करेगा एंड C2H4 करेगा, लेकिन BCl3 नहीं करेगा क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो A एंड D विल बी द करेक्ट आंसर। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन था, इजी सवाल था। आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस 5 मोल का है, उसका एक्सपेंशन का कर्व गिवन है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का हमें कैलकुलेट क्या करना है, हीट कैपेसिटी गिवन है, कैलकुलेट करना है हमें एंथैल्पी चेंज, ठीक है। व्हाट वी नो इज एंथैल्पी चेंज, H क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये मुझको पता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, व्हाट आर स्टेट फंक्शन एंड व्हाट आर पाथ फंक्शंस। तो स्टेट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। मतलब कि अगर जैसे कि कोई स्टेट फंक्शन है, कोई अगर स्टेट फंक्शन है, तो यहाँ से अगर A to B मैं बात करूँ, ये PV कर्व है, अगर मुझे A to B जाना है, यहाँ पे मेरे पास 3 रास्ते हैं, 3 2 1, ठीक है। अगर मैं तीसरे रास्ते से जाऊँ तब भी मेरा वैल्यू सेम आ रहा है, दूसरे से जाऊँ तब भी सेम है, पहले से जाऊँ तब भी सेम है। तो अगर मैं A to B किसी भी रास्ते से जाऊँगा वहाँ पर जो चेंज वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, तो वो क्या है, मेरे पास स्टेट फंक्शंस है। मतलब ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम टू अटेन दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। लेकिन पाथ हमें ये पता है, वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शंस। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं A to B 3 वाले केस में वर्क अलग होगा, A to B सेकेंड पाथ में वर्क अलग होगा, A to B फर्स्ट पाथ में वर्क अलग होगा। मतलब पाथ फंक्शंस वो होंगे जो पाथ पर डिपेंड करेंगे। अब हमको पता है H क्या है, H और एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं x y z जाऊँ या फिर x to डायरेक्टली z जाऊँ, मेरे पास डेल्टा H की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो मेरे पास DH होता क्या है, DH इक्वल्स टू डेल H अपॉन में डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू dt प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू dP, ठीक है। ये मेरे पास DH का रिलेशन आता है और ये टर्म आइडियल गैस के लिए 0 हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, इंटरनल इंटरैक्शन बिटवीन गैसेस के बारे में बात करता है। लेकिन हमारे पास आइडियल गैस हम मान के चलते हैं उनके बीच में कोई भी इंटरनल अट्रैक्शन, कोई भी इंटरनल फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर जो DH वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से DH आएगा, ये किसको लिखता हूँ मैं, CP इक्वल्स टू CP dt। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा H इक्वल्स टू आएगा, ये क्या हो गया, 1 मोल के लिए अगर n मोल्स हैं तो n CP डेल्टा T आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास CV गिवन है, वी नो दैट CP इक्वल्स टू CV प्लस R। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा, डेल्टा H इक्वल्स टू 5 मोल्स इंटू CP इंटू डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी 80। तो यहाँ से अगर मैं सारी वैल्यूज पुट करूँगा, डेल्टा H विल कम आउट टू बी 8120 जूल, ठीक है। ये इजी आंसर, इजी क्वेश्चन है और हमें थोड़ी सी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, तो वहाँ से ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से है। ये पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें बताना है ओवरऑल। तो ये क्या है, मेरे पास कोई एक ये रिएक्शन गिवन है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, वो डिफरेंट एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाता है। तो क्या होता है, हमने पढ़ा था एलिमेंट्री अगर रिएक्शन है, अगर मेरे पास कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो वहाँ पर हम क्या करते थे, उस रिएक्शन का जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वही उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाता था। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे कि इसको डायरेक्टली लिख दिया हमने टू, जैसे इसका हम डायरेक्टली ऑर्डर ये नहीं लिख सकते हैं, ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन इक्वल्स टू H2 स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर, ठीक है। ये हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता नहीं है ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं। जनरली रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से ही पता चलेगा। डायरेक्टली हम नहीं बता पाएंगे वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है या फिर नहीं। अब ये इस रिएक्शन का हमें पूरा मैकेनिज्म गिवन है इधर साइड, ठीक है। इसमें क्या एक स्लो रिएक्शन है, एक फास्ट रिएक्शन है।
अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है तो उस रिएक्शन का रेट मैं कैसे बताता हूँ, रेट विल बी डिपेंड ऑन स्लोवेस्ट स्टेप। ऑलराइट, उसकी जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो क्या है मेरे पास, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये 2 स्टेप से, मतलब ये 3 स्टेप से मिलकर बनी है, जिसमें एक ये इक्विलिब्रियम स्टेप है, एक स्लो रिएक्शन है, एक फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, अब क्या है, अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के 3 स्टेप्स हैं तो ये तीनों क्या होंगे, एलिमेंट्री स्टेप्स होंगे। तो मैं इन तीनों के लिए डायरेक्टली मैं ऑर्डर इक्वल्स टू उसका कंसंट्रेशन जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो स्लो रिएक्शन है इसके हिसाब से हम इसका रेट लिखेंगे। तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पार्ट है, एक स्टेप है, तो यहाँ पे मैं रेट लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। ठीक है, और यहाँ पर आएगा मेरे पास K2, रेट इक्वल्स टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। अब देखो ओरिजिनल रिएक्शन में कहीं N2O2 दिख रहा है, कहीं भी N2O2 नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये क्या है, इंटरमीडिएट है। तो कोई भी इंटरमीडिएट हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, तो मुझे इस इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूंगा, इसके लिए मुझे एक इन्फॉर्मेशन दिया है, फास्ट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे, तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और दोनों ही मतलब क्या है, फॉरवर्ड में भी एलिमेंट्री है और बैकवर्ड में भी एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू K1 अपॉन में K इनवर्स इंटू कंसंट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 अपॉन NO का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में NO स्क्वायर। ऑलराइट, अब यहाँ से मुझे N2O2 की कंसंट्रेशन मिलेगी जो मैं आगे पुट कर सकता हूँ। तो वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 विल कम आउट इक्वल्स टू K1 अपॉन K इनवर्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को, ये जो मेरे पास एक इक्वेशन आई है, सेकंड इक्वेशन जो मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 आया है, उसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ मेरे पास जो ओरिजिनल रेट लॉ एक्सप्रेशन है। तो रेट इक्वल्स टू क्या होगा मेरे पास, K1 अपॉन में K इनवर्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। ऑलराइट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट इक्वल्स टू, इसको कोई कांस्टेंट K0 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये एक मेरे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया है फाइनल इस रिएक्शन के लिए। जो भी कंसंट्रेशन है उनकी जो पावर है उनका समेशन ही क्या होगा मेरे पास, ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो मेरे पास आएगा दैट विल कम आउट टू बी 2 + 1, 2 + 1 दैट इज 3। ऑलराइट, तो 3 विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास 3। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो गया, एडवांस में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किससे है, एल्डिहाइड एंड कीटोन टॉपिक से इंस्पायर्ड है। ये रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन से आया है ये क्वेश्चन, दैट इज टॉलेंस रिएक्शन। ध्यान रखना है, एक टॉलेंस रिएक्शन होता है और एक टॉलेंस रिएजेंट होता है जो कि टॉलेंस टेस्ट देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एसिटाल्डिहाइड इज रिएक्टिंग विथ एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड in the presence of base that is concentrated NaOH। ठीक है, तो ये देख के मुझे क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि ये एक एल्डोल रिएक्शन करेगा। ठीक है, एल्डोल कैसे होगा, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर H है। सबसे पहले यहाँ पे जो बेस है क्या करेगा, एसिडिक H यहाँ सब्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन आयन। ठीक है, ये मेरे पास बनेगा CH2 - C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये है। अब इसके पास दो ऑप्शंस है, एक तो ये खुद के सेंटर पर, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करे, दूसरा यह फॉर्मल्डिहाइड पर करे। फॉर्मल्डिहाइड एक तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू एसिटाल्डिहाइड, प्लस ये एक्सेस में है, तो ये यहाँ पे क्रॉस एल्डोल ही होगा, सेल्फ एल्डोल की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है क्योंकि मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन होगी HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये कार्बन यहाँ अटैक करेगा, मेरे पास क्या आएगा, CH2OH और यहाँ से C डबल बॉन्ड OH।
ठीक है, ये मेरे पास पहला प्रोडक्ट बन रहा है। ऑलराइट, अब क्या है, फॉर्मल्डिहाइड तो एक्सेस में है, यहाँ पर एक अल्फा एच और प्रेजेंट है, यहाँ पर टोटल क्या कितने हैं, 2 अल्फा एच प्रेजेंट है, एक ये और एक 2 अल्फा एच है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या 2 बार और क्रॉस एल्डोल होगा। ठीक है, 2 बार और क्रॉस एल्डोल होगा तो क्या बनेगा मेरे पास प्रोडक्ट। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मेरे पास क्या बना था, CH2OH और यहाँ पर CHH C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड तो हमारे एक्सेस में थे ही था ही, राइट, HCOH। इसके साथ फिर से रिएक्शन, अगर बेस है मेरे पास, बेस है तो क्या करेगा, सबसे पहले ये H लेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, तो थोड़ा छोटा बना देते हैं, क्या करेगा ये H लेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या बनेगा CH2OH, यहाँ पर CH माइनस C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर प्रेजेंट ही है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पर अटैक किया इसने, फिर से एक अल्कोहल यहाँ पे CH2OH ग्रुप लग गया, तो बेसिकली क्या है, ये CH हो गया, यहाँ पर एक CH2OH ग्रुप पहले से था और एक CH2OH ग्रुप और लग गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक H प्रेजेंट है और यहाँ पर अल्डिहाइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन और प्रेजेंट है, तो एक बार एल्डोल रिएक्शन और होगी। ठीक है, यहाँ पर HC डबल बॉन्ड OH, इसके बाद क्या होगा, एक ये H जाएगा और वहाँ पर एक CH2OH ग्रुप और लग जाएगा, तो यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर एक CH2OH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर एक CH2OH ग्रुप और लग गया है और ये मेरे पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अब क्या है, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर NaOH प्रेजेंट है, कंसनट्रेटेड NaOH प्रेजेंट है, कंसनट्रेटेड NaOH प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है मेरे पास, HCOH प्रेजेंट है। ठीक है, हमने पढ़ा है जब यहाँ पर HCOH है किसी के साथ, एल्डिहाइड के साथ जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगी। ऑलराइट, क्योंकि ये हमेशा यहाँ पर एक्सेस में है, तो ये क्या होगा, हमेशा ये रिड्यूस होगा और दूसरा वाला क्या होगा, ये हमेशा ये क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास, रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्रॉस कैनिजारो, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर एक मुझे मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड का एसिड, दैट इज सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रोटोनेशन नहीं किया, इसके आगे प्रोटोनेशन करेंगे तो ये मुझे एसिड मिल जाएगा। और दूसरा क्या मिलेगा, यहाँ पर C है, यहाँ पर CH2OH और CH2OH। ठीक है, ये मेरे पास मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो कार्बोनाइल प्रेजेंट है यहाँ पर, ये भी रिड्यूस हो गए CH2OH हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 4 डिग्री यहाँ पर कार्बन है, इससे तुम्हारे पास 4 CH2OH ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, ये मेरे पास एक प्रोडक्ट A है, ये प्रोडक्ट B है। ठीक है, हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कंपाउंड P does not give tolerance test whereas Q on acidification gives tolerance, positive tolerance test, treatment of P with excess of cyclohexanone in the presence of catalytic acid। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे बोल रहा है अगर मैं इसको H+ करता हूँ, प्रोटॉन देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये एसिड बनेगा एंड वी नो दैट HCOH, और ये मेरे पास ऐसे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड P है ये क्या देगा, टॉलरेंस टेस्ट देता है। वी नो दैट फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड दैट गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, और ये जो Q है ये क्या है, टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। तो इन्होंने बोला ये Q को फिर उन्होंने किससे रिएक्ट कराया है, साइक्लोहेक्सेनोन से। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास बेसिकली है क्या, Q को उन्होंने रिएक्ट कराया है साइक्लोहेक्सेनोन से। Q मेरे पास क्या था, CH2OH सेम ही चीज़ है,
एक कार्बन से 4 CH2OH ग्रुप लगे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सेंटर पर लिख देते हैं हम। ये रिएक्ट कराया किससे जा रहा है, साइक्लोहेक्सेनोन से। ये है मेरे पास साइक्लोहेक्सेनोन एंड एक सेंटर इधर है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो क्या होगा यहाँ पर, वाटर यहाँ से निकलेगा, ठीक है, एक ये वाटर मॉलिक्यूल जाएगा और एक यहाँ से H2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस क्या करस्पॉन्डिंग ये ईस्टर बन रहा है, मतलब ये एसिड है और उसका ये कीटोन है, मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ऑन रिएक्टिंग विथ सर्टेन अल्कोहल गिव मी अ ईस्टर ग्रुप, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सही से कर लेते हैं। मेरे पास ये ग्रुप है, यहाँ से वाटर जाएगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, फिर यहाँ से तो बेसिकली ये मेरे पास एंड प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ये है मेरा एंड प्रोडक्ट। इसको थोड़ा, ये मेरे पास एंड प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ द नंबर ऑफ मिथिलीन ग्रुप्स, CH2 ग्रुप्स एंड ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम और मिथिलीन ग्रुप्स का मुझे नंबर बताना है। तो मिथिलीन ग्रुप्स, CH2 यूनिट्स के ग्रुप्स कितने हैं, CH2 यूनिट्स के ग्रुप्स मेरे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो टोटल CH2 यूनिट्स मेरे पास 14 है और ऑक्सीजन जो ग्रुप्स हैं टोटल कितने हैं मेरे पास, 4। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा मेरे पास, 18 जो मेरा आएगा, 18 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये ग्रुप मेरे पास ROR ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये है, ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनऑर्गेनिक वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट P फॉर्म हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन मेरी है कुचरेव रिएक्शन, जहाँ पर क्या बनता था, जहाँ पर मेरा कीटोन ग्रुप मिलता था। दूसरी रिएक्शन क्या है, जिंक अमलगम, ये कीटोन की रिडक्शन रिएक्शन है, ये कोई भी कीटोन जैसे एल्डिहाइड या कीटोन को उसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस कर देता था। तीसरी रिएक्शन यहाँ पे हमने H3O+ और हीटिंग करी है, ठीक है। देखते हैं हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेरे पास ये है इनिशियल CH2 के 15 यूनिट्स हैं एंड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन क्या है, फर्स्ट इज Hg+2 एंड H3O+, ठीक है। एक मार्कोनिक एडिशन होता है यहाँ पर, जो भी OH लगता है वो मार्कोनिक साइड आएगा, तो इस वाले साइड पे मेरे पास ग्रुप लग जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 होल 15 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। फिर इसमें जो दूसरी रिएक्शन क्या है, जिंक अमलगम, ये क्या है, क्लेमेंशन रिडक्शन की रिएक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये क्या देगा, मेरा ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा बट सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, कार्बोनाइल को रिड्यूस करेगा करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन पे। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 दिस विल C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और उसके बाद क्या किया इन्होंने, H+ हीटिंग, ठीक है। H+ हीटिंग क्या है, ईस्टर करस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, इसके एसिड में बन जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो CH2 यूनिट एक इधर है, 15 इधर है, टोटल कितनी हो गई मेरे पास, 16 CH2 यूनिट्स हो गई। तो ये बनेगा CH3 CH2, इसकी 16 यूनिट्स है
एंड दिस C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये मेरे पास क्या बना है, प्रोडक्ट P। ठीक है, ये मेरा बना है प्रोडक्ट P, ये 3 रिएक्शंस के बाद। अब बोल रहा है आगे रिएक्शंस क्या हो रही है। ग्लिसरॉल रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ एक्सेस ऑफ P इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म Q। ग्लिसरॉल रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ दिस कंपाउंड टू फॉर्म Q। रिएक्शन ऑफ Q विथ एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय द ट्रीटमेंट विथ कैल्शियम क्लोराइड यील्ड्स कैल्शियम सोप। ठीक है, कैल्शियम का सोप बन रहा है मेरे पास ऑन रिएक्टिंग विथ रिएक्शन ऑफ Q विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखते हैं। सबसे पहले इसकी रिएक्शन इन्होंने कराई है किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास CH3, CH2 की टोटल कितनी यूनिट्स है, 16 यूनिट्स है, और ये क्या है, C डबल बॉन्ड OH। ग्लिसरॉल मेरा क्या है, ये है ग्लिसरॉल। तो इसके पास टोटल कितने कार्बन चाहिए होंगे, टोटल मतलब 3 एसिड ग्रुप बनेंगे इसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए। तो एक ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो क्या है बेसिकली, ये डिहाइड्रेशन -3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाएंगे और मेरे पास टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। 3 मॉलिक्यूल जाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, CH3, इसके 16 यूनिट्स है, O के बाद ठीक है। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि यहाँ से 3 मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर जाएगा, एक वाटर यहाँ से रिमूव होगा, एक वाटर यहाँ से रिमूव होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से जाएगा। ठीक है, 3 वाटर मॉलिक्यूल बनके मेरे पास ये देंगे। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज Q। अब क्या है, Q को इन्होंने क्या किया है, दिस इज Q, ऑलराइट, दिस इज Q। Q को इन्होंने फिर क्या किया है, एक्सेस ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करा है। तो यहाँ पर NaOH आएगा, इस कार्बोनाइल पर अटैक कराएगा, करस्पॉन्डिंग क्या देगा, एसिड का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 होल 16 C डबल बॉन्ड O Na। ठीक है, फिर ये किससे रिएक्ट किया गया है, कैल्शियम क्लोराइड से। अब कैल्शियम से रिएक्ट करने के बाद ये अगर कैल्शियम +2 है तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे। ऑलराइट, यहाँ पे कैल्शियम +2 है, ठीक है। ये मेरे पास बन रहा है, मतलब कि इसके 3 मॉलिक्यूल से यहाँ पर इसका एक मॉलिक्यूल, मतलब इसके 3 मॉलिक्यूल से ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ बन गया, मतलब कि उसके 1 मोल से ये कितना बनेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा ये इसका कैल्शियम सोप बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने बोला Q का हमको क्या लेना है, 1 मोल ऑफ Q लेना है। अब यहाँ पे देखो, इस 1 मोल ऑफ Q से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद 3 मोल ऑफ मुझे ये करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिल रहा है। ठीक है, सोडियम का सॉल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे ये देखना है, इसके 3 मोल से इसका यहाँ पर 2 मोल यूटिलाइज हो रहा है, मतलब यहाँ पे जब 3 मॉलिक्यूल इसके होंगे तो यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो जाएंगे। तो अगर इसका स्टार्टिंग में 1 मोल रहा होगा तो इसका कितना बनेगा, टोटल 3/2 मोल्स। ठीक है, 3/2 मोल्स इसके टोटल बनेंगे, क्योंकि इसके 1 मोल से ये 3 मॉलिक्यूल बन रहा है और इसके 3 मॉलिक्यूल से ये जो तुम्हारा कैल्शियम सोप बनाने के लिए इसके 2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो जा रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल गया, जब मैं इसका 1 मोल लूँगा तो इसका 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम का सोप बनेगा। और इन्होंने क्या पूछा है,
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आर प्रोड्यूस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, ये जो आर बना है मेरे पास, इसका मुझे मास बताना है ग्राम्स में कितना आएगा। देखते हैं, सबसे पहले इसके 1 मोल का मास निकाल लेंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम का 40 है, 2 ऑक्सीजन है, 2 × 16 प्लस 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 × 16 प्लस CH2 की यूनिट्स कितने हैं 16 32, यहाँ पे 32 यूनिट्स ऑफ 16, इसका क्या है 14 प्लस CH3 के मेरे पास 2 यूनिट्स हैं, तो यहाँ पर 15 × 2। ठीक है, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा प्लस यहाँ पर 2 कार्बोनाइल वाले, तो टोटल क्या आएगा ये 909 ग्राम्स। 909 ग्राम्स किसका आ रहा है 1.5 मोल्स, मतलब इसके 1 मोल से इसका 3 मोल बन रहा है और इसके 3 मोल से यहाँ पर इसके 2 मोल यूटिलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बन जाएगा 3/2 मोल्स। ऑलराइट, मेरे पास 3/2 मोल्स आ गया, टोटल मास इसका आ गया 909 ग्राम्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ NiCO4। आइसोइलेक्ट्रॉनिक NiCO4 के बारे में देखते हैं। निकल, टेट्रा कार्बोनाइल, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, NiCO4। यहाँ पर देखते हैं निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0 है ये। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 4s2 3d8। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 4s2 3d8, तो यहाँ पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, प्लस 4 × 2 कार्बोनाइल CO क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो यहाँ पर टोटल इसके पास कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं, प्लस अप टू तुम्हारा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू आर्गन। ये हो गया मेरे पास किसका, क्योंकि ये सब क्या है 3D के एलिमेंट्स हैं, 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया आर्गन का एलिमेंट 18 प्लस 18 टोटल इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास NiCO4 में दे है। अब हमें बताना है इसके बराबर वहाँ पर इस वाले ग्रुप्स में कितने इलेक्ट्रॉन है। पहले 3D वाले सीरीज के निकाल लेते हैं, क्योंकि 3D वाले जो स्पीशीज होंगे उन्हीं के इलेक्ट्रॉन क्लोज टू आने के पॉसिबिलिटी है। क्या है मेरे पास वैनेडियम है और क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम। ठीक है, कोबाल्ट के नीचे रोडियम आता है, यहाँ पर इरिडियम आता है, तो इरिडियम वाला केस तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसके सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो 5D सीरीज के एलिमेंट है, ये सारे 3D सीरीज के एलिमेंट है। वैनेडियम क्या होता है 4s2 3d2, क्रोमियम 3d3, क्रोमियम क्या है 4s2 3d4, मैंगनीज क्या है 4s2 3d5, यहाँ में 4s1 लिखते हैं 3d5, टोटल इलेक्ट्रॉन फिर भी सेम रहेगा। आयरन क्या होता है 4s2 3d6, कोबाल्ट क्या है मेरे पास 4s2 3d7, और यहाँ पे क्रोमियम फिर से है 4s1 3d5। ठीक है, 4s1 3d5। ये कन्फिग्रेशन क्या है उनके ग्राउंड स्टेट पर हैं, जब उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ पर वैनेडियम 0 है, तो हमें यही कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर है, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, प्लस 6 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 12 दैट इज 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि 3D के पहले सबके पास आर्गन कॉन्फ़िगरेशन है, तो सिर्फ हम वैलेंस शेल में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 17 है। क्रोमियम क्या है, क्रोमियम के पास हम देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल में है, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0 है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है,
और यहाँ पर क्या 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 × 2 + 6, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंगनीज की बारी आती है, यहाँ पर क्या है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 + 5 × 2, 5 × 2 7 + 5 × 2, यहाँ पर भी टोटल कितने हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आयरन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 3D में है, तो यहाँ पे क्या है 6 + 5 × 2, 8 + 5 × यहाँ पर क्या है 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये NiCO होल 4 के बराबर आ रहा है एक कन्फिग्रेशन। कोबाल्ट, यहाँ पर कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, कोबाल्ट -3 में ऑक्सीजन स्टेट, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किया होगा। तो यहाँ पर कितने हैं कोबाल्ट के 7 2 9 यहाँ पर है और 3 इसने एक्सेप्ट किया होगा, तभी यहाँ पर 3 - चार्ज आ रहा है इसके पास। तो ये क्या हो जाएगा 12 + 3 × 2 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आते हैं हम क्रोमियम पे। क्रोमियम पे क्या है 6 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है और -4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसने और बाहर से एक्सेप्ट करें, 6 + 4 + 4 × 2, तो इसके पास एक 18 इलेक्ट्रॉन है। टोटल मेरे पास ऐसे 3 कंपाउंड्स हैं, दैट इज आयरन, कोबाल्ट और ये क्रोमियम 4-। इन तीनों का क्या है टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये भी कहाँ तक इनका पहले इससे 3D से पहले कितना कन्फिग्रेशन है आर्गन, तो यहाँ पर निकल के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका है। तो आंसर क्या है इसका 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 3D सीरीज से पहले कितना कन्फिग्रेशन हो गया है आर्गन +2 इलेक्ट्रॉन्स और है कैल्शियम तक, ठीक है। कैल्शियम तक कन्फिग्रेशन सबका सेम है, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन और है यहाँ पर, ठीक है। कैल्शियम तक सबका कन्फिग्रेशन सेम है। उसके बाद यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पे मुझे देखना है वैलेंस में कितने ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 18, तो यहाँ पे 3 आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और सवाल बाकी है हमारे पास। ये अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीशीज। डायमैग्नेटिक मतलब कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ये हैं। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम डायरेक्टली CFT यूज़ करेंगे। CFT क्या बोलती है, अगर कोई भी मैं कैटायन को रखता हूँ लिगेंड फील्ड में, तो क्या होती है उसमें d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। वो स्प्लिटिंग कैसे होगी, बेस्ड ऑन दी क्वालिटी ऑफ लिगेंड कैसा है उसी के हिसाब से स्प्लिटिंग ज़्यादा या फिर कम होगी। फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरते हैं हम, तो वहाँ पर स्प्लिट जो हमारे पास स्प्लिट हो जाता है ऑर्बिटल्स, उसके बाद हम वहाँ पर कन्फिग्रेशन भरते हैं इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है। हर के लिए हम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है मेरे पास MnNH3 3+, तो यहाँ पर क्या है Mn+3 में है, ठीक है। तो यहाँ पर अमोनिया क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में है, तो यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है इसका जो स्प्लिटिंग होगा ऐसे होगा। मैंगनीज कितना होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। हमेशा याद रखो कैल्शियम तक D 0 है, फिर उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर सबका मैं +2 चार्ज ले लूँ, मतलब S2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, तो ये क्या आएगा स्कैंडियम आएगा मेरे पास D1, ये आएगा D2, ये आएगा D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। ये कैसे हैं सब के +2 चार्ज वाले, मतलब सब ने S2 वाले इलेक्ट्रॉन्स आउट मतलब लूज कर दिए हैं। उसके बाद जो कन्फिग्रेशन आएगा D1, D2, D3 अप टू D10 तक चलेगा। ये आसानी से याद हो जाता है। तो मैंगनीज क्या है मेरे पास D5 मैंगनीज का +2 में आता है, तो +3 में क्या हो जाएगा D4 कन्फिग्रेशन, और यहाँ पर क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पर पेयरिंग होने के बाद भी कंपाउंड मेरा क्या है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। दूसरा क्या है मेरे पास MnCl6, यहाँ पर भी मैंगनीज +3 में है, लेकिन यहाँ पर क्या है वीक फील्ड लिगेंड में है। मैंगनीज वीक फील्ड लिगेंड में है, तो जो भी स्प्लिटिंग होगी
ठीक है, ऐसे ही होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी D4 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय यहाँ पर पेयर कर देगा, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिटिंग ज़्यादा है। स्प्लिटिंग ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तीसरा है मेरे पास कोबाल्ट टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर भी कोबाल्ट किस पे है, +3 में है। F क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो कोबाल्ट +3 आएगा मेरे पास D6। तो D6 का जब मैं कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और ये वीक फील्ड लिगेंड में, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। D6 में भी मेरे पास क्या हो रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये भी क्या है मेरा पैरामैग्नेटिक है, ये भी एक पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है। फिर उसके बाद क्या है, FeNH3(6). यहाँ पे आयरन किस पर है, आयरन +3 में है। आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, D5। D5 के अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। पेयरिंग होने के बाद भी मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ है। ठीक है, हमारे पास एक और बचा है डाईइथाइल अमीन वाला, डाईइथाइल अमीन वाला। ठीक है, COEN वाला। यहाँ पे क्या हमें पता है, कोबाल्ट कहाँ पर है, कोबाल्ट +3 में है, और ये D6 कॉन्फ़िगरेशन है, और ये इसके पास जो लिगेंड है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पर जो भी स्प्लिटिंग होगी, 2 यहाँ पर ऑर्बिटल आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, तो ओवरऑल इसके पास तीनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसमें एक ही ऐसा स्पीशीज़ है जो कि डायमैग्नेटिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1। ठीक है, ऐसे करना है, इजी सवाल था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का CFT यूज़ करके डायरेक्टली आप बस पेयरिंग करिए इलेक्ट्रॉन्स की बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड। लिगेंड मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर क्या होता है, वहाँ पर पेयरिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो स्प्लिटिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है। स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है तो पेयरिंग करना ज़्यादा फिजिबल होता है इलेक्ट्रॉन के लिए दैन ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट में जाना। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया है। तो ये क्वेश्चन है, अस्पार्टेन एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर इज अ डाइपेप्टाइड अस्पार्टाइल फिनाइल एलेनिन मिथाइल ईस्टर स्ट्रक्चर ऑफ अस्पार्टेन पूछा है। तो यहाँ पे फिनाइल एलेनिन दिया है और मेरे पास अस्पार्टिक एसिड गिवन है। तो इसमें क्या करना है, जो भी फिनाइल एलेनिन है उसका मुझे इसका मिथाइल ईस्टर बनाना है। तो यहाँ पे जो OH ग्रुप लगा है इसके जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा, OMe पर लगाना पड़ेगा, और इसका NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप जाएगा। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फिनाइल का इसका ईस्टर बना हुआ है, और करस्पॉन्डिंग मेरे पास जो कार्बोक्सिलिक जो OH ग्रुप आया है वो कार्बोक्सिलिक से आया है, और दूसरा फिनाइल वाले से NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। Based on the valence shell electron pair repulsion model, match the xenon compounds given in the list 1 with corresponding geometries and the number of lone pairs on the xenon given। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होगा, एक हमारे पास होता है ड्रैगोस फार्मूला। ड्रैगोस फार्मूला हम डायरेक्ट लगाते हैं और मुझे डायरेक्टली नंबर ऑफ लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स मिलता है। हमारे पास पता है ड्रैगोस फार्मूला होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वल्स टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम्स माइनस कैटायन प्लस एनायन। ठीक है, क्या है, V क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम, Ma क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अराउंड दैट सेंट्रल एटम, A क्या है मेरे पास, A क्या है एनायनिक चार्ज कितना है वहाँ पर, और C क्या है कैटायनिक चार्ज क्या है। ये सारे न्यूट्रल हैं, तो वहाँ पर C और A क्या हो जाएगा 0। तो इसको अगर हम हटा दें यहाँ से तो मेरा फॉर्मूला बनेगा सिंपल सा ये,
मोनोवैलेंट एटम्स। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में XeF2 है, यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम्स कितने हो जाएंगे 2, और यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर, जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएगा 1/2, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं इसके पास 8 + 2 दैट इज 5। तो इस वाले केस में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं 5, जिसमें से टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास 5 हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास 5 है, जिसमें से क्या है 2 बॉन्ड पेयर है और क्या है 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो तो लीनियर आएगा, क्योंकि अगर ये पेंटागन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की तरह मैं इसको पुट करूंगा तो क्या आएगा स्ट्रक्चर मेरा लीनियर बनेगा। इसका जो ऑप्शन बनेगा मेरे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड 2 लोन पेयर, यहाँ पे तो 3 लोन पेयर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड 3 लोन पेयर्स। तो ए का क्या होगा मेरे पास, पी का होगा मेरे पास 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर TBP ज्योमेट्री आ रही है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 है, तो वहाँ पर sp3d आएगा जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, और यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है। दूसरे वाले में देखते हैं XeF4, यहाँ पर क्या है टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स 4 है, तो ये इसका फॉर्मूला जो आएगा 4 + 8 / 2। तो इसमें टोटल जो बॉन्ड पेयर्स आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 6 आ रहे हैं, जिसमें से 4 मुझको बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आ रहा है इसका 6 आ रहा है, और मेरे पास क्या है 4 बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर कितना होगा 2 लोन पेयर है। तो इसका क्या आएगा ऑक्टाहेड्रल हैविंग 2 लोन पेयर्स, तो इसका आएगा क्यू का आ जाएगा मेरे पास थर्ड ऑप्शन। XeO3 ये तो डायरेक्टली स्ट्रक्चर ही बन जाएगा, XeO3 इसमें क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम्स 3 है लेकिन वो क्या बना रहे हैं 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टेट्राहेड्रल, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आएगा, जिसमें से 1 लोन पेयर आएगा, तो इसका आएगा टेट्राहेड्रल एंड 1 लोन पेयर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, XO3F2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, तो क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हैविंग नो लोन पेयर्स, दैट इज इसका आ जाएगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हम देख लेते हैं क्या हमारे पास मैच कर रहा है। P का है 5, Q का है 3, P का है 5, Q का है 3, 2 में आ रहा है, और S का है 4, P का है 5, Q का है 3, S का है 4। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चाहे तो एक बार उसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, पहला क्या था XeF2 था, फर्स्ट था मेरे पास XeF2, दूसरा क्या था मेरे पास XeF4, तीसरा क्या था XeO3, चौथा था मेरे पास XeO3F2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ रहा था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हैविंग 2 लोन पेयर्स, ऑक्टाहेड्रल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हैविंग 3 लोन पेयर्स, ऑक्टाहेड्रल हैविंग 2 लोन पेयर्स, टेट्राहेड्रल हैविंग 1 लोन पेयर एंड 0 लोन पेयर। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया है। इसके बाद एक मैट्रिक्स मैथ बचा है वो हम कर। तो ये क्वेश्चन मेरे पास कहाँ का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट से है, जहाँ पर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, हम कंडक्टेंस मेजर करते हैं टाइट्रेशन के दौरान। टाइट्रेशन में क्या होता है, हमारे पास एक होता है टाइट्रेट, एक होता है मेरे पास टाइट्रेट, और दूसरा क्या है मेरे पास टाइट्रेंट। ऑलराइट, मेरे पास एक टाइट्रेट है और दूसरा क्या है टाइट्रेंट, जो मैं यहाँ से ब्यूरेट की मदद से धीरे धीरे उसमें ड्रॉप आउट करता रहता हूँ टाइट्रेट में टाइट्रेंट। अब क्या होता है, टाइट्रेट भी मेरा एक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कि वहाँ पर कैटायंस और एनायंस है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस। एट द सेम टाइम जो मैं टाइट्रेंट वहाँ पर पुट कर रहा हूँ धीरे धीरे ड्रॉप बाई ड्रॉप, उसमें भी कैटायंस या फिर एनायंस है, तो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मोलर कंडक्टेंस। बट देयर इज अ कैच हियर, देयर विल बी रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेट एंड टाइट्रेट।
अब रिएक्शन के बाद मुझे क्या बन रहा है, क्या कोई प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, क्या मेरा एक पहले कटायन था कुछ और, अब दूसरा कटायन आ गया है उस इलेक्ट्रोलाइट में, ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस बदल जाएगा, कंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम का कर्व गिवन है। यहाँ पर मैं कंडक्टेंस मेजर कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं ब्यूरेट से पानी जो भी है मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे मैं ड्रॉप बाई ड्रॉप डाल रहा हूँ और मैं कंडक्टेंस देख रहा हूँ कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि कौन सा टाइट्रेंट होगा और कौन सा टाइट्रेंट है, उसके करस्पॉन्डिंग कंडक्टेंस मेजरमेंट का कर्व गिवन है। आइए देखते हैं क्या होगा इसमें। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, अब ये क्या गिवन है, पर्टिकुलर आयन है और उसका करस्पॉन्डिंग मोलर कंडक्टेंस गिवन है। लैम्डा नॉट मींस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है, व्हाट इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पर एक कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन आता है, वो ये बोलता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के जब होगा तब जो भी कैटायन और एनायन होगा उसका इंडिविजुअल कितना मोलर कंडक्टेंस होगा वही टोटल सॉल्ट का कंडक्टेंस होगा। मतलब कि उसमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, हर एक एनायन फ्री घूमेगा मतलब कि वो पूरा का पूरा अपना कंडक्टेंस दे पाएगा कंपेयर टू अगर उसमें कोई फील्ड है। अगर मैं ज्यादा कंसंट्रेशन में लूंगा तो क्या होगा, कैटायंस और एनायंस के बीच में एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि जैसे मैं डाइल्यूशन करूंगा तो कैटायंस के बीच में बहुत सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। जब वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो एक कैटायन जो है Na+ और दूसरा एनायन है Cl-, ये एक दूसरे के कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेंगे, ये दोनों ही इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। तो यही कहता है कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट migration, that is at infinite dilution cations and anions behave independently without any force of attraction of the counter ion। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हो क्या रहा है, बेसिकली टाइट्रेट है, उसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेंट को डाल रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर जो टाइट्रेट है व्हाट इट इज, पहले मेरे पास KCl प्रेजेंट था। KCl क्या होता है, K+ and Cl-, we know that KCl is a स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आएगा, 1, दैट इज 100% डिसोसिएशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें टाइट्रेंट डाल रहा हूं AgNO3 तो है क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Ag+ और NO3- में डिवाइडेड रहेगा, मतलब कंप्लीट उसका डिसोसिएशन हो जाएगा। लेकिन जब KCl का सोल्यूशन में मैं AgNO3 ड्रॉप बाय ड्रॉप डालूंगा तो उसमें क्या होगा, कुछ रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर जो Ag+ के कैटायन है और वहाँ जो Cl- के कैटायन है वो क्या कर देंगे, AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेंगे। अब जब इसका प्रेसिपिटेट बन गया मतलब ये कैटायंस और एनायंस में डिसोसिएटेड नहीं है, अब ये मोलर कंडक्टेंस नहीं देगा। जब ये नहीं देगा तो मेरे पास बचा क्या यहाँ पर, K+ NO3-। अब आप देखिए, बिफोर कंडक्टेंस K+ Cl- था, आफ्टर कंडक्टेंस K+ NO3- है। तो हो क्या रहा है, Cl- इज रिप्लेस्ड बाई नाइट्रेट एनायन। इसका मतलब है Cl- का कंडक्टेंस कितना है, इसका कंडक्टेंस कितना है, उसके हिसाब से मैं बता दूंगा मेरा कंडक्टेंस चेंज कैसे हो रहा है। ऑलराइट, यहां पर देखो आप NO3- का कंडक्टेंस क्या गिवन है, 7.2, लेकिन Cl- का कंडक्टेंस है 7.6। देयर इज डिफरेंस ऑफ 0.4 इन दीज टू। मतलब पहले Cl- का 7.6 था, अब जो है मेरे पास NO3- का क्या हो गया है, 7.2, मतलब थोड़ा सा ड्रॉप आया है। इसका मतलब कि जब ये टाइट्रेशन हो रहा होगा तो पहले मोलर कंडक्टेंस थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, थोड़ा सा मतलब कि बहुत ही स्मॉल रेट से डिक्रीज करेगा, लगभग स्ट्रेट लाइन क्लोज टू वेरी लो स्लोप, उस रेट से डिक्रीज करेगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा दैट इज V equivalent is a point where the equivalence of the titrate and the equivalence of the titrant will be equal। उस समय क्या होगा, मेरे पास सारा क्लोराइड आयन जो प्रेजेंट था वो खत्म हो जाएगा। जब क्लोराइड आयन खत्म हो जाएगा तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन नहीं होगी। आफ्टर इक्विवेलेंट क्या होगा मेरे पास, आफ्टर इक्विवेलेंट होगा AgNO3 तो मैं डाल ही रहा हूँ, AgNO3 बढ़ेगा और मेरे पास पहले से K+ तो प्रेजेंट है और यहाँ पर AgCl का पूरा प्रेसिपिटेट बन गया है। ये तो देगा नहीं कोई कंडक्टेंस। 3 मेरे पास आयंस मिल गए हैं। पहले मेरे पास 2 आयंस से आ रहा था कंडक्टेंस, अब मेरे पास 3 आयंस की मदद से कंडक्टेंस आएगा। इसका मतलब क्या है, अब मेरा कंडक्टेंस बढ़ेगा। लेकिन बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा,
पहले वाले से जोर से, पहले वाले से ज़्यादा बेटर रेट से इंक्रीज करेगा। मतलब कि पहले अगर ऐसे डिक्रीज कर रहा होगा तो ये अब इस रेट से बढ़ेगा, ज़्यादा रेट से बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, ऐसा ऑप्शन पहले थोड़ा सा डिक्रीज हुआ फिर उसके बाद जोर से बढ़ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो पी का ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3। यहाँ तक क्लियर है? आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू ऑल। ये समझ आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम यही कंसेप्ट हर जगह अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे कौन सा कैटायन कौन सा एनायन रिप्लेस हो रहा है, कौन से एनायन कौन से कैटायन से, और उसके मोलर कंडक्टेंस से कंपेयर कर लेंगे। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घट जाएगा। ऑलराइट, आइए आगे देखते हैं। अब क्या है, एक क्वेश्चन है मेरे पास ये। अब क्या क्या इन्होंने दोनों को अदला बदली कर दी। जो पहले टाइट्रेट था अब उसको टाइट्रेट बना दिया, अब जो पहले टाइट्रेट था उसको टाइट्रेट बना दिया। पहले मेरे पास प्रेजेंट है KCl, सॉरी पहले मेरे पास प्रेजेंट है AgNO3। AgNO3 क्या है, Ag प्लस NO3 माइनस में रहेगा, ठीक है, ये बात क्लियर है सबको। तो Ag प्लस NO3 माइनस में प्रेजेंट है, ये क्लियर है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, KCl को धीरे धीरे ड्रॉप बाई ड्रॉप ब्यूरेट से डाल रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, KCl प्लस AgNO3 पहले की तरह क्या हो जाएगा, AgCl प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और मेरे पास K प्लस NO3 माइनस आ रहा है। पहले वाले में क्या हो रहा था, कैटायन चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे एनायन, पहले वाले में क्या हो रहा था, एनायन चेंज हो रहा था, क्लोराइड से नाइट्रेट आ रहा था। अब क्या है, कैटायन चेंज हो रहा है, Ag प्लस से K प्लस आ गया है। अब मुझको यही देखना है Ag प्लस का कंडक्टेंस ज्यादा है या फिर K प्लस का। हम टेबल पे आते हैं, Ag प्लस का 6.2 है और K प्लस का क्या है 7.4। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं टाइट्रेंट को डालने लगूंगा मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा, क्योंकि Ag प्लस रिप्लेस हो रहा है K प्लस से। बाद में क्या होगा भाई, जब मेरा पूरा का पूरा Ag प्लस कंज्यूम हो गया, AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया, तब वहां पर क्या होगा, मेरे पास K प्लस Cl माइनस प्लस नाइट्रेट होगा। अब मेरे पास इन 3 आयंस की वजह से कंडक्टेंस आएगा। तो मतलब कि पहले जिस रेट से बढ़ रहा है अब किस उससे ज़्यादा हायर रेट से बढ़ेगा। तो ऐसा ऑप्शन क्या है, पहले तुम्हारा बढ़ा तो लेकिन थोड़ा कम रेट से बढ़ा, लेकिन बाद में थोड़ा उससे ज़्यादा रेट से बढ़ेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर 4। देखिए पहले बढ़ रहा है फिर थोड़ा ज़्यादा रेट से बढ़ा। तो मेरे पास आ गया है P का 3 है और Q का 4 है। ऑप्शन नंबर C तो आ गया है हमारा, लेकिन आगे और बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, देखो अब मेरे पास है टाइट्रेट है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड टाइट्रेंट है सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड। तो पहले यहाँ पर NaOH प्रेजेंट है। NaOH का मतलब कि यहाँ पर Na प्लस हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। ये दो चीजें प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने क्या डाला है, यहाँ पर HCl डाला है। हो क्या रहा है, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन हो रही है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट विल गिव मी सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड भाई साहब आ गए और यहाँ पर मेरे पास वाटर आ गया। अब हमको पता है पानी तो पानी है, क्या है ये कैटायंस और एनायंस में कहाँ डिसोसिएट होता है, इसका क्या होता है Kw होता है 10⁻⁻14 एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, इसकी कंसेंट्रेशन आइडियली 10⁻⁷ आएगा, जो कि नेग्लिजिबल है। मतलब कि ये वाटर की वजह से बहुत ही नेग्लिजिबल कंडक्टेंस आएगा। जो कंडक्टेंस दे रहा होगा वो क्या देगा, सोडियम भाई साहब और क्लोराइड, Na प्लस और Cl माइनस दे रहे होंगे कंडक्टेंस। अब हो क्या रहा है, मेरा हाइड्रोक्साइड से पहले क्या था, Na प्लस हाइड्रोक्साइड था, अब क्या है आइए देखते हैं। पहले मेरे पास क्या था, हाइड्रोक्साइड था और Na प्लस था, अब मेरे पास क्या है, क्लोराइड है और Na प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड रिप्लेस हो गया किससे, क्लोराइड से। लेकिन मुझको पता है हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो कि टेबल में गिवन है, और क्लोराइड का मोलर कंडक्टेंस क्या है 7.6, इसका 30 के आसपास है। इसका मतलब क्या है, मेरा कंडक्टेंस डिप करेगा और अच्छा खासा डिप करेगा, मतलब अच्छे रेट से डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा बताइए, क्या होगा, एक इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा जब सारा का सारा हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर में। अब क्या होगा, मेरे पास Na प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि HCl तो मैं डाल ही रहा हूँ धीरे धीरे करके। अब क्या है, मेरा मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि H प्लस क्या है, H प्लस इज द आयन, दैट इज H प्लस इज अ कैटायन दैट हैज हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी, दैट इज इट हैज अ वेरी हाई मोलर कंडक्टेंस। तो ये तो बढ़ जाएगा, काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा, तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसा कर्व निकालना है कि पहले उसमें जोर से
बढ़े और जोर से, पहले जोर से कम हो फिर हाई रेट से बढ़ जाए। तो ऐसा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2। तो आर का क्या आ जाएगा? आर का तो 2 आ गया, ठीक है। अब एक एस वाला देखते हैं, एस वाला कैसे होगा। एस वाला करने के लिए हमको एक बफर सोल्यूशन का कंसेप्ट चाहिए। बफर सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन दैट रेजिस्ट एनी चेंज, उसमें कोई भी चेंज करोगे तो वो समस्या पैदा करेगा। अब हमारे पास क्या है? NaOH प्रेजेंट है, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन जो मैं डाल रहा हूँ भैया इसमें एसिटिक एसिड, ये एक इस वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि ये अच्छी बात नहीं है। ये पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होता, थोड़ा बहुत डिसोसिएट होता है, जिसका हम डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा कहते हैं। इसका लगभग के की वैल्यू 10 की पावर -5 के आसपास है। इसका मतलब क्या है? CH3COO- प्लस H+। अब देखिए हो क्या रहा है, Na+ है और हाइड्रोक्साइड है, तो होगा क्या यहाँ पर रिएक्शन? CH3COO- प्लस Na+ प्लस वाटर। एसीटेट और Na+ प्रेजेंट है, आपको फिर से देखते हैं हम। एसीटेट और Na+ प्रेजेंट है और पहले Na+ और हाइड्रोक्साइड था। हाइड्रोक्साइड एक हाई कंडक्टेंस का एनायन है और एसीटेट क्या है? बहुत ही लो कंडक्टेंस करता है। मतलब कि पहले मेरा कंडक्टेंस डिप करेगा और अच्छा खासा डिप करेगा, अच्छा खासा डिक्रीज करेगा। बाद में क्या होगा? मेरा पूरा जैसे हाइड्रोक्साइड और H+ कंज्यूम हो गए, तो मेरे पास बचा क्या? अब मेरे पास बचा CH3COO Na+, that is this will be CH3COO प्लस Na+ प्रेजेंट है यहाँ पर। अब क्या हुआ? मेरे पास टाइट्रेंट जो है एसिटिक एसिड है। अगर यहाँ पर मैं एसिटिक एसिड डालूंगा CH3COOH, दैट इज CH3COO- प्लस H+, यहाँ पर क्या लग गया बच्चों? ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या लग गया मेरा? कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो तुम्हारे पास एसिड डालूंगा मैं, जो तुम्हारे पास ये एसिटिक एसिड टाइट्रेंट की तरह डाल रहा हूँ, ये डिसोसिएट नहीं होगा। डिसोसिएट नहीं होगा तो अब एक ऐसा समय आएगा इसका कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5, मतलब पहले डिक्रीज करेगा फिर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हमने काफ़ी इलेबोरेट डिस्कशन किया है इस पर। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? S का 5 है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है और बहुत ढेर सारे रिएक्शंस को मिक्स करके एक सवाल बनाया है और रिएक्शंस हमारे पास नॉर्मल है, बस क्या है थोड़ा सा लेंदी है। पहला क्वेश्चन क्या है? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या करना है हमको? कार्बोनाइल बनाना है, ये बना दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक्वस NaOH हीटिंग। इसका मतलब क्या है? ये एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराने के चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी मेरी, जो कि कैसे होगी? सबसे पहले हमें बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाना है, दैट इज 5th नंबर पर OH आएगा और इस पे आ रहा है मेरे पास एल्डिहाइड, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या किया? ये पहले मैंने बीटा हाइड्रोक्सी बनाया, अल्फा, ये है बीटा। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद आइए हम करते हैं यहाँ पर इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर कंडेंसेशन। तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा आफ्टर सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन के बाद मेरे पास ये कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। PTSA क्या है? एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर जब भी मेरा कोई भी कार्बोनाइल दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल, इट गिव्स मी हेमी एसिटल और एसिटल, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? इसको हम एक प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन में करते हैं। तो ये जो कार्बोनाइल है वो इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन कर लेगा। यहाँ से आप वाटर निकालिए, तो ये इन द एंड क्या बन जाएगा मेरे पास? यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर C है, मेरे पास ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फिर उसके बाद इन्होंने BH3 दैट इज हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन कराया। ये रिएक्शन क्या होता है, H और OH ऐड करता है, लेकिन OH कहाँ पर ऐड होगा, एंटी मार्कोनिक, जहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो यहाँ पर जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन से, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर OH आएगा और यहाँ पर मेरे पास, क्योंकि बेसिक मीडियम में जो भी मेरा ये कीटल बना है ये क्या होगा, स्टेबलाइज रहेगा। ठीक है, ईथर टाइप ग्रुप बना है। अब क्या होगा, इसके बाद आप क्या कर रहे हो, H3O प्लस करोगे तो यहाँ पर ये इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और मेरे पास जो ग्रुप आएगा यहाँ पर ये OH लगा हुआ है और ये बन जाएगा वापस से एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, ये आपने करी है फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ के बाद आप क्या कर रहे हो, इसको सोडियम दैट इज 6 रिएक्शन क्या करा रहे हो आप, सोडियम बोरोहाइड्राइड से आप रिड्यूस करा रहे हो, जो कि कार्बोनाइल को कहाँ तक ले जाएगा, अल्कोहल तक। ये OH हो गया और यहाँ पर CH2OH। तो ऐसा ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर 3। आप देखो यहाँ पर अल्कोहल है और उसके जस्ट आगे वाले कार्बन पर CH2OH ग्रुप है, तो इसका क्या हो जाएगा, P का तो आ गया मेरा 3। ऑलराइट, आई होप ये समझ आ गया होगा। दूसरी रिएक्शन करते हैं, इसी तरीके की ये भी है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा एक मिथाइल ग्रुप है। उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सेम प्रोसेस है, ओजोनोलिसिस, एक्वस NaOH हीटिंग दैट इज लॉल कंडेंसेशन, इथाइलिन ग्लाइकॉल, कीटल और एसिटल फॉर्मेशन, देन हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन एंड देन हाइड्रोलिसिस, देन सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन दैट विल कन्वर्ट इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो पहला जो मेरे पास, पहला जो है, सबसे पहले ओजोनोलिसिस के बाद मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सबसे पहले ये बन गया। फिर उसके बाद एक्वस NaOH के साथ क्या कराएंगे हम, 5 मेंबर का रिंग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 मेंबर का रिंग है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो जो फिफ्थ ये जो आएगा मेरे पास बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पर OH है और इसी के साथ क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। एट द सेम टाइम फर्स्ट पोजीशन पे क्या है मेरे पास, एल्डिहाइड। ठीक है, ये मेरे पास कहाँ तक बना है, आप, ये है मेरे पास सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएजेंट यूज करने के बाद बीटा हाइड्रोक्सी बन जाएगा, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर मैं हीटिंग कर रहा हूँ तो मतलब कि क्या है, ये कंडेंसेशन भी होगा, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन जाएगी। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इथाइलिन ग्लाइकॉल से इसको प्रोटेक्शन दिया है। चलिए इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं हम। ये है मेरे पास पाई बॉन्ड, यहाँ पर CH3 है, यहाँ से कार्बोनाइल जो है ये बन गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसी को हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन दैट इज रिएक्शन नंबर 4। ये क्या करेगा, OH लगाएगा, लेकिन एंटी मार्कोनिको तरीके से लगाएगा। यहाँ पर जो है आपका OH इस वाले कार्बन पे लगेगा, वहाँ पर CH3 बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर OH लग गया है। यहाँ पर कार्बोनाइल है और यहाँ पर पाई बॉन्ड हट गई है मेरी। गलत हो गया ये, फिर से करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड वाला पार्ट फिर से है। तो इसका जो Q पार्ट है, Q पार्ट में सेम रिएक्शन से इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम इसका ओजोनोलिसिस करके प्रोडक्ट लिख देते हैं। ये मेरे पास एक ये आ गया। फिर उसके बाद इसमें क्या, जब मैं एक्वस NaOH प्लस हीटिंग करूंगा तो क्या होगा, ये एनायन होके यहाँ पर अटैक कर देगा। बेसिकली कितने कार्बन के चेन बना लेगा, दैट इज 1 2, आपको थोड़ा नंबरिंग के लिए आसानी हो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 ये आएगा, 4 ये आएगा, 5 मेंबर की ये रिंग बना लेगा। तो बेसिकली ये मुझे देगा
5 मेंबर के रिंग और फर्स्ट कार्बन पे मेरे पास कीटोन प्रेजेंट है और सेकेंड कार्बन पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर एक OH आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिहाइड्रेशन, हीटिंग करेंगे तो यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर मेरे पास कीटोन है और यहाँ पर पाई बॉन्ड हो गया है। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, यहाँ तक मेरे पास अप टू इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन से पहले तक है, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। दैट इज, अब मैं इसके साथ रिएक्शन नंबर 3 कर रहा हूँ, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H+। ये क्या बन जाएगा, प्रोटेक्शन एसेटल। तो यहाँ पर जो C है ये ग्रुप ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, HBO दैट इज हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन, रिएक्शन नंबर 4 कराई है। यहाँ पर OH लग जाएगा, लेकिन OH कहाँ पर लगेगा, जो कार्बन लेस हिंडर्ड है वहाँ पर मेरे पास OH लगेगा। ऑलराइट, इज दिस क्लियर। तो यहाँ पर मेरे पास OH लग गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो वापस कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस विल कन्वर्ट इनटू कीटोन और यहाँ पर मेरे पास OH लगा हुआ है। फिर इन्होंने क्या किया, इसका सोडियम बोरोहाइड्रोक्साइड, दैट इज ऑप्शन नंबर रिएक्शन नंबर 4, सॉरी इसमें रिएक्शन नंबर 6 आएगी, इसके साथ रिएक्शन कराया तो ये करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो मेरा प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर OH है और यहाँ पर CH2OH और यहीं से एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो Q का क्या आ जाएगा, मेरा Q का ऑप्शन नंबर आ जाएगा। ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये मेरे पास एक फाइनल प्रोडक्ट है, दैट इज Q का, दैट इज Q का होगा ऑप्शन नंबर 5, जो कि यहाँ से मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। रिएक्शन सबकी कॉमन है, बस थोड़ा लेंदी है, बाकी क्वेश्चन इज ओके, नॉट टू हार्ड, नॉट टू इजी। यस, यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग एंड बी कॉन्शियस अबाउट द रिएक्शंस। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, पहली 2 पार्ट छोड़ दी, डायरेक्टली इसकी इथाइलिन ग्लाइकोल PTSO से रिएक्शन करा दी। तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्टली जो कार्बोनाइल है वो करस्पॉन्डिंग कीटल में बन जाएगा। तो यहाँ से क्या डायरेक्टली तुम्हारा ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पर ये है। फिर उसके बाद HgOHC से क्या किया इन्होंने, ये रिएक्शन है मेरे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसको हम कहते हैं OMDM। यहाँ पर OH और H का एडिशन होता है, लेकिन OH कहाँ पर होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको, जहाँ पर मोर हिंड्रेंस है वहाँ पर OH अटैक करेगा, वहाँ पर OH लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिथाइल के साथी वाले के पास OH लग जाएगा। फिर इन्होंने इसका क्या किया, हाइड्रोलिसिस कराया तो कीटोन वापस आ गया मेरे पास और यहाँ पर मिथाइल के साथ OH लगा हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, रिड्यूस करा दिया सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ, कीटोन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक OH है और यहाँ पर भी एक OH है। ये हो गया ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो R का मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। आंसर आ गया है मेरा, P का 3, Q का 5, R का 1, S का क्या हो जाएगा 4। S का 4 कैसे आएगा, ये देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू S, सबसे पहले थे इन्होंने इसका प्रोटेक्शन किया, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करी है। तो ये मेरे पास सबसे पहले तो ये लग गया यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद HBO के साथ रिएक्शन करी, दैट इज हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन। यहाँ पर OH इस वाले कार्बन पे लगेगा, ध्यान देना है। पहले क्या था, मार्कोनिक था, यहाँ पर एंटी मार्कोनिक, जहाँ पर लेस हिंडर्ड साइट है वहाँ पर OH लगेगा। इसके पहले क्या हो रहा था, मोर हिंडर्ड साइट पर OH लग रहा था। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, OH यहाँ पर लगेगा और मेरे पास ये ग्रुप तो ऐसे लगा ही हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने हाइड्रोलिसिस सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिड्यूस किया तो ये करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अच्छा R का मेरा S का 1 है,
ऑप्शन नंबर ए आएगा। यहाँ पे R का 1 नहीं, R का 4 आया था हमारा ये वाला प्रोडक्ट, दैट इज HgOAc, दैट इज OMDM से। तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा, दैट इज ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला क्या क्वेश्चन है हमारे पास? इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट, एक किसकी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में है। उसी की ढेर सारी, दैट इज वी हैव टू रिमेंबर दैट इज वेदर अ पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। इफ दिस इज अ बेंजीन रिंग एंड देयर इज अ ग्रुप इज अटैच्ड, I have to think about that whether this group G which is attached here, whether it is electron donating or electron withdrawing. If this group is electron donating, अगर ये electron donating है मतलब कि रिंग को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा और ऑर्थो और पैरा को डायरेक्ट करेगा फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये ग्रुप मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो क्या करेगा? ये रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। डीएक्टिवेट करेगा तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको कहाँ पे डायरेक्ट करेगा? मेटा पोजीशन पर। ये कंसेप्ट हमको यहाँ पर यूज करने हैं। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें अगर हम, सबसे पहले मोल्टेन NOH के साथ क्या है? यहाँ पर SO3H क्या देता है? इप्सो सब्स्टिट्यूशन देता है, मतलब इसी की पोजीशन पर OH लग जाएगा। सबसे पहला मेरे पास हो गया ये OH लग गया। नाउ आई नो दैट OH इज अ एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कंसंट्रेटेड HNO3 क्या है? फिर उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्थो और पैरा सब जगह लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पी का क्या हो गया? पी का हो जाएगा मेरा ऑर्थो एंड पैरा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। पी का तो हो गया 3 क्योंकि OH है, उसके ऑर्थो और पैरा पे तुम्हारे पास NO2 ग्रुप लग जाएंगे। दूसरी बात करें कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, यहाँ पर NO2 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? मेटा डायरेक्टिंग करेगा। तो यहाँ पर अगर NO2 है तो एक NO2 यहाँ पर लग जाएगा। इस वाले की बात कर रहे हैं पहली रिएक्शन के बाद। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि यहाँ पर 2 NO2 क्यों नहीं लगा दिया, दूसरी मेटा पोजीशन खाली है। उसका आंसर ये है कि जब 2 NO2 ग्रुप लग जाएंगे रिंग में, दैट इज दे बोथ आर व्हाट? दे बोथ आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो दे विल रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग। व्हेन दे विल रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग, तो क्या हो जाएगा? रिंग मेरा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब कि रिंग मेरा डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। डीएक्टिवेटिंग हो गया तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा साथ से, उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने? दूसरा क्या किया इसका? SnHCl के साथ, SnHCl क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करेगा ये? NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये बन गया मेरे पास NH2, 2 NH2 बन गए मेरे पास। दूसरी रिएक्शन कराई है इन्होंने इसके NO2HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज व्हाट? दैट इज रिएक्शन नंबर 3। ये क्या है? मेरे पास एक डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है, तो जो मेरे पास NH2 है वो किसमें बदल जाएगा? करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट में, दैट इज N2 प्लस एंड Cl माइनस। यहाँ पर भी हो गया N2 प्लस एंड Cl माइनस। उसके बाद क्या वाटर से रिएक्शन कराई है, तो यहाँ पर वाटर लग जाएगा, OH लग जाएगा ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर एक OH लग गया, यहाँ पर एक OH लग गया। फिर उसके बाद रिएक्शन नंबर 5, ये क्या है? रिएक्शन नंबर 4। इसके बाद इसकी रिएक्शन नंबर 5 जो होगी दैट इज HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 दैट इज NO2 प्लस, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और इस रिंग पर लग गया जहां पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो मतलब इसके याद रखना है क्या है? इसके ऑर्थो पर लग जाएगा और इसके ऑर्थो पर लग जाएगा। तो यहाँ पर जो NO2 लगेगा, जहाँ जहाँ पे मैंने OO लिखा है वहाँ पर NO2 लग जाएगा। ये OH है, ये OH है, ये NO2 है, ये NO2 है और ये भी NO2 है। ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पर टोटल 4 NO2 लगे हुए हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर 5। तो मेरा जो इसका आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर Q का आएगा 5, P का आएगा 3, दैट इज C इज द आंसर। आगे और भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। दूसरा क्या है मेरे पास? ऑप्शन नंबर S की बात करें तो क्या है? KMnO4 KOH H3O4। ठीक है, KMnO4 क्या करता है? वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। S की बात कर लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, PR वाला पहले जैसा ही है। तो ये क्या बनेगा मेरे पास? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक, ये सबसे पहले ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा एंड आफ्टर दैट व्हाट इट विल डू इज concentrated HNO3 or H2SO4, we know that carboxylic acid is a deactivating group, that is electron withdrawing group, at the same time meta directing.
तो इसके मेटा पोजीशन पर 2 NO2 आके लग जाएंगे, COOH, यहाँ पर एक NO2 है, यहाँ पर एक NO2 है, ठीक है, ऑलराइट। अब उसके बाद क्या है, इन्होंने SOCl2 से रिएक्शन कराई है, दैट इज यहाँ पर पहले कार्बोक्सिलिक में OH लगेगा, फिर उसके बाद क्या लग जाएगा, NH2, CONH2, and this will come here to be NO2 and this will be here NO2, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, इसको Br2NaOH, ये कौन सी रिएक्शन है मेरी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, दैट इज दिस विल बी Br2NaOH। हॉफमैन ब्रोमोमाइड से क्या बन जाएगा, ये RNH2 एंड दिस विल बी हियर NO2 रहेगा। फिर उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, इसको NaNO2HCl से रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास N2 + Cl- लग जाएगा, फिर उसके बाद ये रिएक्ट कर लेगा, वाटर OH और लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक बार OH लग जाएगा, ठीक है, ऑलराइट, इसका सारा हो गया है। So what we have done in this discussion is not only just to get the correct answer, that is option A, option B, option C or D. The purpose behind this lecture was to give you an insight, give you an perspective of how to solve or how to approach a particular question that is appearing in JEE Advanced paper. ओके हमने पेपर 1 का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, किसी भी रिएक्शन को कैसे देखना है, कैसे सोचना है। आगे हम ये डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, इसके बाद पेपर 2, फिर उसके बाद करस्पॉन्डिंग ईयर्स के हम सारे लेक्चर कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके आप तक पहुंचाने के लिए। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपको डाउट हो विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, और फॉर एग्जांपल विथ रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन, विथ रिस्पेक्ट टू एनी क्वेश्चंस in the discussion or any lecture, you can let us know and we will be happy to help. All right, thank you.